हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्जाम क्रीडर में। दोस्तों आज के वीडियो में हम 25 अगस्त और 26 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। और वीडियो के अंत में हम आपसे ये क्वेश्चन भी पूछेंगे जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको इसकी PDF डाउनलोड करनी है तो इसकी PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम पिछले वीडियो यानी 24 अगस्त के वीडियो का रिवीजन करेंगे। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कानपुर के पारुल ने यूरोप महाद्वीप की किस चोटी पर तिरंगा फहराया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, माउंट एल्ब्रुस पर। अगला क्वेश्चन है, अयोध्या में राम जन्मभूमि की ओर जाने वाली सड़क का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, कल्याण सिंह के नाम पर। और दोस्तों उत्तर प्रदेश करंट अफेयर की लास्ट 6 मंथ की जो PDF हमने तैयार की है उसे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर जुलाई मंथ की PDF डाउनलोड करनी है तो उसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो वहां से आप जुलाई मंथ और उत्तर प्रदेश लास्ट 6 मंथ की करंट अफेयर की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और PDF डाउनलोड करने में अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य की मिठाई सरभजा और सरपुरिया को भौगोलिक संकेत प्रदान किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, पश्चिम बंगाल। अगला क्वेश्चन है, पुणे स्टेडियम का नाम किसके नाम पर रखने की घोषणा की गई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा के नाम पर। अगला क्वेश्चन है, भारतीय महिला राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के नए कोच कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, थॉमस डेनेरबी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑपरेशन ब्लू फ्रीडम को किसने हरी झंडी दिखाई? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, वीरेंद्र कुमार ने। अगला क्वेश्चन है, टेलीविजन निगरानी एजेंसी बार्क के नए CEO कौन बने? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, नकुल चोपड़ा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने छात्राओं को कॉलेज में प्रवेश करने पर लाडली लक्ष्मी योजना के तहत 20,000 देने की घोषणा की? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, 19 से 25 अगस्त तक। अब दोस्तों शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर उत्तर प्रदेश में कहां बनने जा रहा है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, मेरठ में। मेरठ में देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर बनाने की तैयारी है जहां पैदा होने वाले डॉल्फिनों को गंगा में छोड़ा जाएगा। केंद्र सरकार ने 2009 में गंगेटिक डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। वन्य जीव विशेषज्ञों ने इसे दुर्लभ जीव मानते हुए संरक्षण के लिए आगाह किया है। प्रदूषण और शिकार की वजह से बड़ी संख्या में गंगेटिक डॉल्फिनों के वजूद पर खतरा है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश का पहला डॉल्फिन ब्रीडिंग सेंटर कहां पर बन रहा है, तो ये बनेगा उत्तर प्रदेश में। और कहां पर? मेरठ में ये बनाया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन राज्यों में कई शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी, A, B और C सभी, यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात के शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के कई शहर सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास की मेजबानी कर रहे हैं। यह आतंकवाद विरोधी बल NSG द्वारा किए जा रहे एक राष्ट्रीय अभ्यास का एक हिस्सा है। राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG द्वारा इन स्थानों पर गांडिव नामक सप्ताह भर चलने वाले वार्षिक अभ्यास का तीसरा संस्करण पहले ही शुरू किया जा चुका है। और ये जो सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास है ये 22 से लेकर के 28 अगस्त 2021 तक आयोजित किया जाएगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि जो सिंक्रोनाइज्ड कमांडो अभ्यास है इसमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात और दिल्ली के कई शहर शामिल हैं। और यहाँ पर जो एक वर्ड है NSG का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG का फुल फॉर्म होता है। और NSG की स्थापना कब हुई थी? तो ध्यान रखना है 22 सितंबर कब हुई थी? 22 सितंबर 1986 को NSG की स्थापना हुई थी। और NSG का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो नई दिल्ली में NSG का हेडक्वार्टर है। और NSG के वर्तमान में महानिदेशक कौन है? तो MA गणपति वर्तमान में NSG के महानिदेशक हैं। तो ये सारी चीजें भी आपको ध्यान रखनी है।
अगला क्वेश्चन है, किस विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ खेती की निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रहे हैं? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी आईआईटी कानपुर और सीएसए के विशेषज्ञ खेती निगरानी के लिए रोबोट निर्माण का कार्य कर रहे हैं। कानपुर में आईआईटी और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा खेतों की निगरानी के लिए रोबोट बनाने का काम अंतिम चरण में है। इनमें कई तरह के सेंसर, मशीन लर्निंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी प्रयोग किया गया है। आईआईटी कानपुर और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के संयुक्त प्रयास से रोबोट बनाने का काम अंतिम चरणों में है। आईआईटी के विशेषज्ञों ने सीएसई के विशेषज्ञों से खेत और फसल की संपूर्ण जानकारी साझा करने के बाद रोबोट तैयार कर रहे हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि कानपुर आईआईटी और चंद्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ खेतों की निगरानी के लिए रोबोट बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश की सीमा के पास 11,000 फीट की ऊंचाई पर भारत के सबसे ऊंचे हर्बल पार्क का उद्घाटन किया गया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, चीन। भारत चीन सीमा से सटे देश के अंतिम गांव माडा के नाम एक और उपलब्धि दर्ज हो गई है। चमोली जिले के माडा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन विकसित किया गया है। उत्तराखंड वन विभाग की अनुसंधान शाखा की ओर से तैयार किए गए इस गार्डन में औषधीय महत्व की 40 प्रजातियों को संरक्षित किया गया है। चमोली जिले में बद्रीनाथ मंदिर के पास माडा गांव में वन पंचायत की ओर से उपलब्ध कराई गई करीब 3 एकड़ भूमि पर इस पार्क को केंद्र सरकार की कैंपा योजना के तहत 3 साल में तैयार किया गया है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि देश का सबसे अधिक ऊंचाई वाला हर्बल गार्डन कहां पर विकसित किया जा रहा है? तो उत्तराखंड के एक गांव में यह विकसित किया जा रहा है और उस गांव का नाम क्या है? तो माडा उस गांव का नाम है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो 11,000 फीट ऊंचा ये हर्बल गार्डन है। अगला क्वेश्चन है, अफगानिस्तान में भारत द्वारा लोगों को एयरलिफ्ट करने के अभियान को निम्न में से क्या नाम दिया गया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए, ऑपरेशन देवी शक्ति। अफगानिस्तान पर तालिबान के कब्जे के बाद काबुल से भारतीय नागरिकों और अफगानिस्तान सहयोगियों को हिफाजत के साथ वहां से लाने के भारत के जटिल मिशन का नाम ऑपरेशन देवी शक्ति रखा गया। हाल ही में तालिबान के देश पर कब्जा करने के बाद से सरकार अब तक अफगानिस्तान से 800 लोगों को निकाल चुकी है। भारत ने 16 अगस्त को काबुल से 40 भारतीयों को विमान से दिल्ली लाकर लोगों को सुरक्षित लाने के जटिल मिशन की शुरुआत की थी। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया है और उसके बाद जो वहां पर भारतीय नागरिक है तो उन्हें लाने का काम जो है वो भारत सरकार किस मिशन के तहत कर रही है? तो ऑपरेशन देवी शक्ति के तहत जो है ये काम किया जा रहा है। और इस मिशन की शुरुआत कब हुई थी? तो 16 अगस्त को इस मिशन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने नए बनाए गए सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव किसे नियुक्त किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, अभय कुमार सिंह। केंद्र सरकार ने अभय कुमार सिंह को देश में सहकारिता आंदोलन को मजबूत करने के लिए हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव नियुक्त किया है। अभय कुमार सिंह भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस के 2004 बैच के बिहार कैडर के अधिकारी हैं और उन्हें नवनिर्मित मंत्रालय में संयुक्त सचिव के पद पर नियुक्त किया गया है। मंत्रालय में उनका कुल 7 साल का संयुक्त कार्यकाल होगा। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि हाल ही में गठित सहकारिता मंत्रालय का संयुक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभय कुमार सिंह को। अगला क्वेश्चन है, भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में कौन सा पदक हासिल किया? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। भारत के अमित खत्री ने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है। अमित खत्री ने यह दूरी 42 मिनट 17.49 सेकंड में पूरी की, जबकि इस स्पर्धा का स्वर्ण पदक केन्या के हैरिस्टोन वानयोनी ने जीता। उन्होंने यह दूरी 42 मिनट 10.84 सेकंड में तय की। इससे पहले अमित ने इस साल 10,000 मीटर पैदल चाल में एक नया राष्ट्रीय अंडर 20 रिकॉर्ड कायम किया था। तो दोस्तों ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो भारत के अमित खत्री हैं
उन्होंने केन्या की राजधानी नैरोबी में अंडर 20 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 10,000 मीटर पैदल चाल में रजत पदक हासिल किया है। और इस स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता है, तो उनका नाम भी ध्यान रखना है, तो केन्या के हैं हैरिस्टोन वानियोनी, इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। अगला क्वेश्चन है, वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन वैकफील्ड की तरफ से जारी विनिर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में निम्न में से कौन सा देश प्रथम स्थान हासिल किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, चीन। वैश्विक संपत्ति सलाहकार फर्म कुशमैन एंड वैकफील्ड ने बयान में कहा कि वैश्विक निर्माण जोखिम सूचकांक 2021 में चीन पहले स्थान पर कायम है। यह सूचकांक यूरोप, द अमेरिकाज तथा एशिया प्रशांत के 47 देशों में से वैश्विक विनिर्माण के लिए आकर्षक या लाभ वाले गंतव्यों का आकलन करता है। बयान में कहा गया है कि सबसे अधिक मांग वाले विनिर्माण गंतव्यों में चीन के बाद भारत दूसरे स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका तीसरे स्थान पर है। अब दोस्तों ये जो सूचकांक है इससे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, और जब भी कोई भी सूचकांक का क्वेश्चन आता है तो 2021 से संबंधित सभी सूचकांक हम आपको रिवीजन कराते हैं। तो देखते हैं 2021 में कौन कौन से सूचकांक जारी किए गए। तो ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत की 135वीं रैंक थी और आइसलैंड इसमें पहले स्थान पर था। उसके बाद किया गया था कोर्सेरा की ग्लोबल स्किल्स रिपोर्ट 2021, उसमें भारत 67वें स्थान पर था और पहले स्थान पर था स्विट्जरलैंड। विश्वदाता सूचकांक 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत 14वें स्थान पर था और इंडोनेशिया इसमें पहले स्थान पर था। अगली रिपोर्ट जारी की गई थी द ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स 2021, यानी दुनिया भर में सबसे अधिक रहने लायक शहर, जिसमें कि ऑकलैंड पहले स्थान पर रहा था। ग्लोबल हाउस प्राइस इंडेक्स 2021 जारी किया गया, जिसमें भारत 55वें स्थान पर था और तुर्की पहले स्थान पर था। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक जारी किया गया था, जिसमें भारत 43वें स्थान पर था और स्विट्जरलैंड पहले स्थान पर था। और इसके अलावा साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 जारी किया गया था, जिसमें भारत 10वें स्थान पर था और अमेरिका पहले स्थान पर था। और इसके अलावा एक रिपोर्ट जारी की गई थी पासपोर्ट इंडेक्स 2021, जिसमें कि जो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट था वो किस देश का था, तो जापान इसमें पहले स्थान पर था। और भारत की इसमें रैंकिंग क्या थी, तो भारत 90 यानी 90वें स्थान पर भारत था इसमें पासपोर्ट इंडेक्स 2021 में। अब दोस्तों अगर पैट के एग्जाम की बात की जाए तो 24 अगस्त को जो पैट का एग्जाम था तो उसमें शिफ्ट सेकंड में, दूसरी शिफ्ट में इंडेक्स से संबंधित 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और दोनों क्वेश्चन हमने आपको कई बार रिवाइज भी कराए हैं। कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, तो एक पूछा गया था पीस इंडेक्स 2021 में कौन सा देश पहले स्थान पर था, तो उसमें आइसलैंड सही था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था पासपोर्ट इंडेक्स में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का था, तो उसमें जापान सही था। और ये दोनों क्वेश्चन हमने आपको कई बार रिवाइज भी कराए थे। और दोस्तों पैट के एग्जाम की अगर बात करें तो उसमें जो करंट अफेयर के क्वेश्चन पूछे गए थे वो लगभग 95% जो क्वेश्चन है वो हमने आपको कराए हुए थे। तो जो भी स्टूडेंट रेगुलर करंट अफेयर का वीडियो देखते हैं उन्होंने 100% वो क्वेश्चन सही जरूर किए होंगे। तो इसलिए मैं आपसे कहता हूं कि डेली करंट अफेयर का वीडियो आप रेगुलर जरूर देखा करें। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, रूस। भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह सौदा मेगा इन्फेंट्री आधुनिकीकरण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत भारतीय सेना के लिए रूस से कई AK-103 श्रृंखला की असॉल्ट राइफलें खरीदी जा रही हैं। आपातकालीन खरीद या आपातकालीन वित्तीय शक्तियों के प्रावधानों के तहत सौदे को अंतिम रूप दिया गया था, जो तीनों सेवाओं को तत्काल खरीदारी करने के लिए दिए गए हैं। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत और रूस ने 20 अगस्त 2021 को AK-103 राइफल खरीदने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अब यहां पर रूस की बात है तो रूस की कैपिटल क्या है, रूस की कैपिटल है मॉस्को, रूस की मुद्रा है रूसी रूबल और रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन। और दोस्तों पैट के एग्जाम में सऊदी अरब की राजधानी पूछी गई थी, तो सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद। और ये हमने आपको कई बार बताया है, इसलिए जब भी कोई भी देश आता है तो मैं आपको राजधानी, मुद्रा और वहां के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री के बारे में जरूर बताता हूं, तो आपको भी ये अच्छे से याद रखने हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस देश ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है? इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजराइल।
इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया ताकि उन टीका लगाने वाले युवाओं की सही संख्या प्राप्त की जा सके जिन्होंने कोरोना वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी विकसित की है। इजराइल ने पहले से ही 12 वर्ष और उससे अधिक उम्र के बच्चों का टीकाकरण शुरू कर दिया है। इजराइल का राष्ट्रीय सोरोलॉजिकल सर्वेक्षण 3 से 12 वर्ष की आयु के विद्यार्थियों पर केंद्रित है जो अभी तक टीकाकरण के लिए योग्य नहीं है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि इजराइल ने 3 साल की उम्र के बच्चों के लिए एंटीबॉडी परीक्षण शुरू किया है। अब यहां पर इजराइल की बात है तो इजराइल की राजधानी क्या है? इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं नेफ्ताली बेनेट और इजराइल की मुद्रा है न्यू सिकल। अगला क्वेश्चन है 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय एथलीट कितने खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी 9। 24 अगस्त 2021 से शुरू होने वाले टोक्यो पैरालंपिक में 54 एथलीट भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। भारतीय एथलीट तीरंदाजी, एथलेटिक्स, ट्रैक और फील्ड, बैडमिंटन, तैराकी, भारोत्तोलन सहित 9 खेल विषयों में प्रतिस्पर्धा करेंगे। यह किसी भी पैरालंपिक में भारत द्वारा भेजी गई अब तक की सबसे बड़ी टुकड़ी है। और दोस्तों ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि टेक चंद को मरियप्पन थंगावेलु की जगह ध्वजवाहक बनाया गया है। और ये क्वेश्चन भी पैट के एग्जाम में पूछा गया था और ये क्वेश्चन भी हमने आपको पहले कराया था कि 24 अगस्त से जो टोक्यो पैरालंपिक शुरू हो रहे हैं उसमें से जो ध्वजवाहक है वो किसे बनाया गया? तो मरियप्पन थंगावेलु को। और ये क्वेश्चन पूछा गया था। लेकिन अभी जो है इनकी जगह पर जो ध्वजवाहक हैं वो कौन बने? तो टेक चंद ये ध्वजवाहक बने। लेकिन इन्हें हटाया क्यों गया है? तो इसलिए क्योंकि जो मरियप्पन थंगावेलु हैं ये कोविड-19 से संक्रमित हो गए हैं और इसी वजह से ये ध्वजवाहक नहीं बन पाए और इनकी जगह पर टेक चंद को ध्वजवाहक बनाया गया। लेकिन पैट के एग्जाम में यही ऑप्शन सही था क्योंकि टेक चंद उसमें नहीं दिया गया था। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि 24 अगस्त से 5 सितंबर तक जो टोक्यो पैरालंपिक आयोजित किए जाएंगे ये टोक्यो में आयोजित किए जाएंगे। और इसके साथ ही जो टोक्यो है ये 2 बार खेलों की मेजबानी करने वाला पहला शहर बन गया है। और जो पैरालंपिक खेलों का आयोजन टोक्यो में हो रहा है तो 57 वर्ष बाद जापान में दूसरी बार ये आयोजित किया जा रहा है। ये भी आपको ध्यान रखना है। और इनका आयोजन कब से कब तक किया जाएगा? तो 24 अगस्त से लेकर के 5 सितंबर तक इनका आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा देश वर्ष 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली SAM-S-400 वितरित करना शुरू कर देगा? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी रूस। रूस वर्ष 2021 के अंत तक भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली SAM-S-400 वितरित करना शुरू कर देगा। वर्तमान में S-400 के संचालन में भारतीय सैन्य कर्मियों का प्रशिक्षण चल रहा है। अक्टूबर 2018 में भारत ने रूस के साथ 5 S-400 रेजिमेंट के लिए 5.43 बिलियन अमेरिकी डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि भारत को सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली SAM-S-400 कौन सा देश वितरित करना शुरू कर देगा? तो रूस जो है सरफेस टू एयर मिसाइल रक्षा प्रणाली वितरित करना शुरू करेगा। अगला क्वेश्चन है कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर द कपिल शर्मा स्टोरी नामक जीवनी के लेखक कौन है? इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी अजिताभा बोस। अजिताभा बोस ने कपिल शर्मा की जीवन यात्रा पर एक जीवनी लिखी है। पुस्तक का नाम क्या है? तो द कपिल शर्मा स्टोरी पुस्तक का नाम है। पुस्तक की प्रस्तावना धर्मेंद्र ने लिखी है। भारत की सबसे छोटी प्रेम कहानी की पुस्तक लिखने के लिए अजिताभा को पहले ही लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में शामिल किया जा चुका है। अजिताभा को पॉकेट बुक्स का राजा भी कहा जाता है। तो दोस्तों आपको ध्यान रखना है कि द कपिल शर्मा स्टोरी जो पुस्तक है ये किसके जीवन पर आधारित है? तो ये कपिल शर्मा के जीवन पर आधारित है। और इस पुस्तक को किसने लिखा है? तो अजिताभा बोस ने। तो दोस्तों ये थे 25 अगस्त और 26 अगस्त से संबंधित उत्तर प्रदेश करंट अफेयर और इसके अलावा यूपी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। तो यह पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था, उत्तर प्रदेश में बन रहा फैला खेल विश्वविद्यालय किसके नाम पर होगा? इसका जो करेक्ट आंसर था वो ऑप्शन नंबर सी था, मेजर ध्यानचंद। और लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। और मैं आपसे हर रोज कहता हूं कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग उसका आंसर जरूर किया करो। तो यह है आज का क्वेश्चन, अफगानिस्तान देश का नया नाम क्या रखा गया? तो इसका जो भी करेक्ट आंसर है वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है।
तो दोस्तों अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।